नमस्कार साथियों, मार्पोल के 4th लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं मार्पोल का 3 लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। जो नहीं देखे हैं वह जाके देख लेंगे। इससे आपको मार्पोल समझने में काफ़ी आसानी होगी। आज हम बात करेंगे मार्पोल NX1 की। NX1 में क्या दिया हुआ है? रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन बाई वाइल्ड। वाइल्ड द्वारा जो भी पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए जो जो रूल रेगुलेशन और प्रोसीजर बनाए गए हैं वो सारे डिटेल NX1 में दिया हुआ है। और मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो आपसे रिटेन या ओरल या दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएंगे। जो भी मैं बताऊंगा उसे आप नोट करते जाइएगा। और यदि समझ में ना आए तो वीडियो 1 से 2 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं विश्व की पूरी इकोनॉमी वाइल्ड पर टिका है और वाइल्ड का अधिकांश भाग सी द्वारा शिप से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और आप यह भी जानते हैं वाइल्ड एक मैरीन पॉल्यूटेंट है। मैरीन पॉल्यूटेंट क्या होता है इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। जिन्हें डिटेल में जानना है वो पिछला लेक्चर देखें। अतः सी को वाइल्ड पॉल्यूशन से बचाने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत पड़ी और वो सारा चीज NX1 में दिया हुआ है। और बहुत लोग पूछते हैं कि सर ओरल का तैयारी कैसे करें। ओरल और रिटन की तैयारी दोनों एक साथ करनी चाहिए। इससे 2 फायदा होता है। एक तो समय बचता है और आपका एग्जाम जल्दी क्लियर हो जाता है। दूसरा, यदि आप रिटन और ओरल की तैयारी एक साथ करेंगे तो आपको ओरल के लिए रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिटन एग्जाम में आपको काफी डिटेल में पढ़ना होता है, जिससे उस समय आपकी समझ अच्छी होती है। और साथ साथ ओरल का भी तैयारी करते चलेंगे तो आपको रटने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत लोग जो कमेंट कर रहे थे उसका भी आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। अब देखिए NX1 के रेगुलेशन 1 में बहुत सारे टर्म का डिफिनीशन दिया हुआ है और उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिन्हें बार बार ओरल या रिटेन या दोनों में पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म है और जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है उसे मैं आपको समझा देता हूं। आपसे ओरल में सर्वेयर पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड। वाइल्ड से आप क्या समझते हैं? तो इसका आप आंसर दीजिएगा वाइल्ड मीन्स एनी फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम। आप नोटबुक में नोट करते जाइए या 2 से 3 बार वीडियो सुनिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छा से याद भी हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई एक भी काम कर सकते हैं। तो वाइल्ड मीन्स क्या हुआ? एनी फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का कोई भी रूप। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जेट ऑयल, नेफ्था, ये सब पेट्रोलियम का ही एक रूप है। स्लज, वाइल्ड रेसिड्यू, ये सब पेट्रोलियम का रूप है। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का जैसे ही आप आंसर कीजिएगा आपसे वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे वेयर इज रिटेन डिफिनीशन ऑफ वाइल्ड। वाइल्ड का डिफिनीशन कहां लिखा हुआ है? तो आप इसका आंसर दीजिएगा इट इज रिटेन इन रेगुलेशन 1 ऑफ NX। रेगुलेशन 1 ऑफ NX में बहुत सारे टर्म का डिफिनीशन दिया हुआ है और उसी में लिखा हुआ है। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेयर इज द लिस्ट ऑफ वाइल्ड गिवन। वाइल्ड का लिस्ट कहां दिया हुआ है, अर्थात कौन कौन से सब्सटेंस जिसको वाइल्ड के अंदर ट्रीट किया जाता है उसका एक लिस्ट है। वो लिस्ट कहां दिया हुआ है? तो आप इसका आंसर दीजिएगा अपेंडिक्स 1 ऑफ NX1। NX1 के अपेंडिक्स 1 में लिस्ट ऑफ वाइल्ड जो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाइल्ड के अंदर ट्रीट किया जाता है उसका सारा लिस्ट दिया हुआ है। और ओरल में खासियत यह होता है कि एक क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसी से क्रॉस क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आप आंसर में उसी वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा जिस वर्ड के बारे में आपको अच्छा से नॉलेज हो। इसीलिए मैं सारे वर्ड को एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि उसी वर्ड को पकड़कर वो आगे पूछना स्टार्ट कर देते हैं। अब डिफिनीशन में से आपको चौथा क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या है? तो आप इसका आंसर दीजिएगा लिक्विड हाइड्रोकार्बन मिक्सचर विच इज फाउंड नेचुरली इन अर्थ सरफेस में लिक्विड हाइड्रोकार्बन का जो मिक्सचर पाया जाता है उसी को क्रूड ऑयल कहते हैं। अब वो इससे आगे पूछ देंगे क्वेश्चन। हो सके तो कोई सर्वेयर पूछते हैं, कोई ना भी पूछते हैं। जो साइंस में स्ट्रांग होंगे वो पूछ देते हैं अक्सर। वो आपसे 5वां क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ पेट्रोल, डीजल या रिफाइंड प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से रिफाइंड प्रोडक्ट अर्थात पेट्रोल डीजल हमें कैसे मिलता है? तो इसका आप आंसर दीजिएगा बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा हमें क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल ऑयल, नफ्था, ये सब जितना भी उसका रिफाइंड प्रोडक्ट है वो हमें मिलता है। और आप लोग डिस्टिलेशन पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे और फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। और जो भूल गए हैं उन्हें मैं बता देता हूं, क्योंकि डिस्टिलेशन के बारे में भी वो पूछ देते हैं। तो वो आपसे पूछ सकते हैं 6ठा क्वेश्चन व्हाट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है या व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से आप क्या समझते हैं?
तो आप इसका आंसर दीजिएगा, डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वेरियस लिक्विड सब्सटेंस इज सेपरेटेड फ्रॉम ए लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर में से बहुत सारे जो लिक्विड मिला होता है उसको सेपरेट किया जाता है। और यह सेपरेशन कैसे किया जाता है? बाय बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्योंकि बहुत सारे जो सब्सटेंस जो हैं उनका बॉइलिंग टेम्परेचर, कंडेंसेशन टेम्परेचर अर्थात ड्यू पॉइंट वो डिफरेंट होता है। अतः फिजिकल प्रॉपर्टी को यूज करके वह बहुत सारे लिक्विड का जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है। तो इसे मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, आप इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच डिफरेंट सब्सटेंस या वेरियस सब्सटेंस इज सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर बाय बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब मैं क्रूड ऑयल से बहुत सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं। मान लीजिए रिफाइनरी में एक बहुत सारा, ये एक तरह का बॉयलर की तरह एक बहुत सारा बड़ा सा वेसल होता है, वेसल मतलब डब्बा, और इसमें क्रूड ऑयल डाला रहता है। अब क्रूड ऑयल को यहां से हीट किया जाता है। अब हम जानते हैं सब सब्सटेंस का बॉइलिंग टेम्परेचर और कंडेंसेशन अर्थात ड्यू टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, जैसे ही थोड़ा सा हीट होगा वह ऊपर की ओर उठने लगेगा। जैसे ही यह ऊपर की ओर उठेगा यहां से पाइपलाइन के द्वारा इधर अलग वेसल में कलेक्ट किया जाएगा। अब जैसे ही क्रूड ऑयल को हीट करेंगे तो सबसे पहले यहां से जो ब्यूटेन, न्यूटेन अर्थात एलपीजी का जो गैस है वो इसमें रहेगा, वो पहले यहां से निकल जाएगा। उसके बाद इसमें से गैसोलीन ऑयल जो रहेगा वो इसमें से निकलेगा, और जैसे जैसे निकलता जाएगा वैसे वैसे इसको कंडेंसेशन कर करके इसमें जमा किया जाएगा। फिर उसके बाद जेट फ्यूल, पेट्रोल, उसके बाद डीजल, और जो लास्ट में बच जाएगा वो आपका रहेगा अलकतरा अर्थात एक तरह का सलज जो है वो लास्ट में बच जाएगा। तो क्रूड ऑयल से रिफाइंड प्रोडक्ट इसी प्रकार प्राप्त करते हैं और इसी प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। तो आप लोग डिस्टिलेशन अच्छा से समझ गए होंगे। अब आपसे 7वां क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट कैरियर। प्रोडक्ट कैरियर से आप क्या समझते हैं? तो आप इनका आंसर दीजिएगा, एनी ऑयल टैंकर विच कैरी ऑयल अदर देन क्रूड ऑयल। वैसा ऑयल टैंकर जो क्रूड ऑयल को छोड़कर कोई भी ऑयल कैरी करे उसे हम प्रोडक्ट कैरियर कहते हैं अर्थात प्रोडक्ट टैंकर कहते हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, और 8वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन ओरल तथा रिटेन दोनों में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ स्पेशल एरिया अंडर मार्पोल। मार्पोल के तहत स्पेशल एरिया क्या है? तो इसको मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे आप लोग देखे होंगे जब भी डेवलपमेंट का काम जमीन पर किया जाता है तो आसपास के जो भी बायोडायवर्सिटी होता है उसमें छेड़छाड़ ज्यादा नहीं किया जाता है। अब बहुत लोगों को बायोडायवर्सिटी वर्ड से ही बहुत दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं पहले आपको बायोडायवर्सिटी बता देता हूं। बायोडायवर्सिटी को हिंदी में बोला जाता है जैव विविधता। जैसे हम लोग रहते हैं तो आसपास बहुत सारे पेड़ रहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जीव भी होते हैं, छोटे छोटे जीव भी होते हैं, कीड़े मकोड़े, चींटी, और वैसे कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो हम देख नहीं सकते हैं। तो ये जितने आसपास के जीव, पेड़ पौधे, जंतु हैं और मानव मिलके एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम में तरह तरह के बहुत तरह के चीज रहते हैं, उसे ही बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और बायोडायवर्सिटी को बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ह्यूमन भी जानवर पर डिपेंडेंट है, पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट है, और उस पेड़ पौधे के लिए भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े जानवर भी हैं, उनको भी रहना जरूरी है। तो कोशिश किया जाता है जो भी जंगल झाड़ हैं उन्हें बचाया जाए, और उसको बचाने के लिए उस फॉरेस्ट, ग्रीनरी लैंड एरिया और रिवर लेक के लिए स्पेशल रूल बना दिया जाता है। यदि आप इस फॉरेस्ट में कोई भी कार्य करते हैं तो आपको इस नियम का पालन करना होगा। आप पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते हैं, आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। यदि कोई फॉरेस्ट से रोड गुजर रहा है तो जितना कम से कम हो सके जंगल की कटाई करना है, और जितने भी वृक्ष काटे जा रहे हैं उतना वृक्ष आपको लगाना जरूरी है। यदि कोई जानवर रोड क्रॉस कर रहा है तो उस समय आपको गाड़ी खड़ा करना होगा ताकि जंगली जानवर को आपसे परेशानी न हो। उसी प्रकार बहुत सारे ग्रीनरी लैंड एरिया, रिवर लेक के लिए विशेष रूल बना दिया जाता है ताकि सभी को बचाया जा सके और पृथ्वी पर सभी कोई रह सके। पृथ्वी सिर्फ मानव के लिए नहीं बना है, यहाँ पर सभी के लिए स्थान है। सिमिलर वे में सी में भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, और कुछ सी एरिया ऐसे हैं जहां पर मैरीन एनिमल और मैरीन प्लांट जो है विशेषकर वहीं पर पाए जाते हैं। अतः उन्हें बचाना भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सी में जो जीव जंतु हैं वो बहुत सारे कचरे को साफ करते हैं, बहुत सारे मछलियां हैं जिन्हें हम लोग खाते हैं, बहुत सारे पादप ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल मेडिसिन पर्पस में किया जाता है।
तो हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और सी में जो भी जीव जंतु हैं उन्हें भी बचाना हम लोगों का एक परम कर्तव्य है। अतः जिस प्रकार लैंड में बहुत सारे एरिया आइडेंटिफाई करके उसे रिजर्व किया जाता है और उसको बचाने के लिए स्पेशल रूल बनाया जाता है, उसी प्रकार सी के भी एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको बचाने के लिए स्पेशल रूल बना दिया जाता है ताकि उस इकोसिस्टम को बचाया जा सके। और वैसे ही एरिया को हम लोग स्पेशल एरिया कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो है हिंदी में इसे अच्छा से समझ गए होंगे। अब आपको एग्जाम में क्या बोलना है और रिटन एग्जाम में क्या लिखना है वो मैं आपको समझा देता हूं। बुक में बहुत सारे स्टैंडर्ड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टैंडर्ड वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें लिखना भी जरूरी होता है। अतः मैं उन सारे वर्ड को समझा भी दूंगा। तो आप स्पेशल एरिया का डिफिनीशन लिखिएगा। स्पेशल एरिया मींस सी एरिया ड्यू टू इट्स टेक्निकल रीजन। वर्ड क्या बोले? टेक्निकल रीजन। अब बहुत लोगों को इस वर्ड से दिक्कत हो रहा होगा। टेक्निकल रीजन जो टर्म है बहुत लोग इससे समझ रहे होंगे कि कोई मशीनरी फेल हो गया, कोई इक्विपमेंट फेल हो गया, ऐसा नहीं है। टेक्निकल रीजन एक तरह का फ्रेज है और यह बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निकल रीजन कहने का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड इशू, या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स इशू, अर्थात बहुत ही कठिन समस्या है। स्पेशल एरिया कब बनाया जाता है? जब एक बहुत ही कठिन इशू पैदा हो जाता है। तो यहां टेक्निकल रीजन कहने का मतलब यही है। यहां पर मशीन फेल होना और इक्विपमेंट फेल होना नहीं समझिएगा। और अभी के मामले में कॉम्प्लिकेटेड इशू क्या है? पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। अभी तो सबसे ज्यादा चर्चा इसी का चल रहा है, तो यही एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। तो यहां पर लिखिएगा स्पेशल एरिया मींस सी एरिया ड्यू टू इट्स टेक्निकल रीजन। और टेक्निकल रीजन किससे रिलेटेड होना चाहिए? टेक्निकल रीजन रिलेटेड टू ओशियोनोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल कंडीशन। मैं यहां पर क्या टर्म बोला? ओशियोनोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल कंडीशन। मैं इसको लिख दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको लिखना आपको बहुत जरूरी है। OCENOGRAPHICAL ओशियोनोग्राफिकल, ओशियन उसके बाद ओ उसके बाद ग्राफिकल, एंड इकोलॉजिकल ECOLOGICAL इकोलॉजिकल कंडीशन। ओशियोनोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल कंडीशन के मतलब उसी में बहुत सारे पादप रहते हैं, अर्थात समुद्री पेड़ पौधे होते हैं, समुद्री जंतु होते हैं, समुद्री कीड़े मकोड़े होते हैं और यह सभी मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। और यह इकोसिस्टम बहुत जरूरी होता है और इसको बचाना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और यह इकोसिस्टम मैरीटाइम ट्रैफिक के चलते, अर्थात जो जहाज सी में आते जाते हैं उसके चलते बर्बाद हो सकता है। अर्थात इसको बचाने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स एंड मेथड एंड प्रोसीजर फॉलो करना होगा, उसी को ही स्पेशल एरिया कहते हैं और यही वहां पर लिखा हुआ है। तो आप इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, मैं शुरू से बोल दे रहा हूं। अब किताब में क्या लाइन लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको बता दिया थोड़ा सिंपल करके उसको आप नोट कर लीजिए, यही आंसर आप लिख दीजिएगा। स्पेशल एरिया मींस सी एरिया ड्यू टू इट्स टेक्निकल रीजन रिलेटेड विथ ओशियोनोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल कंडीशन एंड टू particular characteristic of maritime traffic, adoption of a special mandatory rules या method या procedure is required for the prevention of pollution of the sea is known as a special area। अब इससे आगे आपसे 9वां क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, लिस्ट ऑल द स्पेशल एरिया एज पर मार्पोल 1973-78 NX1। NX1 के हिसाब से स्पेशल एरिया कौन कौन से हैं उसका नाम बताएं और रिटन एग्जाम में इसका नाम लिखें। राइट ऑल द स्पेशल एरिया नेम ऑफ मार्पोल NX1। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यह भी बताऊंगा व्हाट इज क्लीन ब्लास्ट, व्हाट इज सेग्रीगेटेड ब्लास्ट, व्हाट इज PSSA पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया। और आप जान लीजिए PSSA एंड स्पेशल एरिया दोनों अलग चीज है, दोनों को आप एक नहीं समझिएगा। और इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिटन में भी और ओरल में भी। और मैं आपको बताऊंगा परमेबिलिटी ऑफ ए स्पेस, क्योंकि यह बहुत बार ओरल में पूछ दिया जाता है और रिटन में बहुत बार ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि आप इन सारे चीज को जानना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। और इसी तरह का और वीडियो लेक्चर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों मित्रों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। यदि मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों मित्रों को शेयर करें।